मेरा एक सीधा और स्पष्ट सवाल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से भी है कि आप पिछले 5-6 महीने में देखा गया है कि आपने अलग-अलग जगह पर कंपनियों के खिलाफ धरने दिए हैं और कंपनी से मजदूरों की, आम लोगों की मांग मनवाने की कोशिश की है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए ये जो धरना कल्चर है, क्या एक स्वस्थ परंपरा है? कमर पे तमंचा लग रहा है, 0001 की डिफेंडर गाड़ी खड़ी है, उसके साथ तस्वीर आई है, इंटरव्यू अभी आना बाकी है। तस्वीर तो खैर कुछ और मायने हो सकते हैं। स्कैडर्ड तरीके से उनका कामकाज है, बहुत छितराया हुआ कामकाज है। कैश में पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन किया है तो उसको कोई पेमेंट स्लिप नहीं है, कोई ब्यौरा कंपनी के पास नहीं है कि फला आदमी को इतना पेमेंट दिया जा रहा है, इतने घंटे का, फला आदमी हमारे यहाँ काम करता है, इसका आधार कार्ड है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, तो इस काम को मनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थित किया जाए। कंपनी के CSR फंड का उपयोग जनहित एवं सार्वजनिक हित में प्रभावी रूप से नहीं किया जा रहा। CSR फंड को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं प्रभावित गांवों की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग में लिया जाता है। ये जो पॉइंट है RSMML कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी इस बात की इस जानकारी को सार्वजनिक करे कि वर्ष 1995 से लेकर के जब से भी कंपनी को रिलीज हुई है तब से लेकर के कितना CSR का फंड अब तक कंपनी ने को मतलब 2% का मेरे ख्याल से क्राइटेरिया रहता है कि आपके टोटल टर्नओवर का 2% आपको CSR में देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी अपने इस डेटा को सार्वजनिक करे कि कितना CSR फंड उन्होंने कहां खर्च किया। किसी इंटरव्यू में मतलब बायस होकर के कभी तो ठेकेदार का या कंपनी का पक्ष दिखाया गया है, किसी इंटरव्यू में केवल मजदूरों को या विधायक का पक्ष दिखाया गया है। बायस होकर के लगभग इंटरव्यू आप देखोगे, घनश्याम नाम के व्यक्ति ने 12 घंटे काम किया, हमने उसको 8 घंटे का जेन्युइन पेमेंट, 4 घंटे का ओवर टाइम किया। फला नाम के व्यक्ति ने 6 घंटे काम किया, उसका 6 घंटे हमने वोट किया। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अभी कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, तो यहाँ पेज फंसा हुआ है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले 40 दिनों से गिरल में एक धरना चला हुआ है। गिरल की जो कोयला की माइंस है वहां पर 40 दिन से मजदूरों का कुछ मांगों को लेकर के धरना चला हुआ है और पिछले 16 दिनों से शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उस धरने को ज्वाइन किए हुए हैं। 7-8 दिन पहले 4-5 दिन पहले कलेक्ट्रेट के सामने धरना भी दिया गया, घेराव किया गया, खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की भी कोशिश की गई। ये सब कहानियां आपको पता है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हैं। लेकिन मैक्सिमम इंटरव्यूज में आप देखोगे किसी इंटरव्यू में मतलब बायस्ड होकर के कभी तो ठेकेदार का या कंपनी का पक्ष दिखाया गया है, किसी इंटरव्यू में केवल मजदूरों को या विधायक का पक्ष दिखाया गया है। बायस्ड होकर के लगभग इंटरव्यू आप देखोगे ना। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं मेरे इस पेशे की गरिमा को बनाए रखते हुए जो भी न्यूट्रल और जेन्युइन बात है उसको खोद के निकालूं और आपके सामने रखने की कोशिश करूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिर भी अगर मैं आपको कहीं दाएं बाएं देखूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। मेरे पास में ये 22 पन्ने का एक लेटर है जो कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लिखा था मुख्य सचिव महोदय को। ये 19 तारीख का लेटर है, आज से लगभग 3-4 दिन पहले का। इन 22 पॉइंटों में वो सभी मांगे शामिल हैं जो मजदूरों के द्वारा की जा रही हैं। कोई इक्की दुक्की चीजें अगर ऊपर नीचे हो तो वो अलग से अपन जिक्र कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये 22 पॉइंट हैं। अब इन 22 पॉइंटों पर अपन क्रमशः इनके वादे और दावे कि इनकी मांग क्या है, कंपनी का दावा क्या है, इन पर सिलसिलेवार ढंग से बात कर लेते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से पक्ष, एक तो जो कंपनी के जो मैनेजर है, वहां पे साइट मैनेजर है, एयरफोर्स से रिटायर है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और दूसरा उनके जो डायरेक्टर है मनोहर सिंह जी, उनका इंटरव्यू तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक तस्वीर जरूर अभी आई है, एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है गोकुल चौधरी, उनके साथ में कमर पे तमंचा लग रहा है, 0001 की डिफेंडर गाड़ी खड़ी है, उसके साथ तस्वीर आई है। इंटरव्यू अभी आना बाकी है। तस्वीर तो खैर कुछ और मायने हो सकते हैं, वो आप निकालते रहिएगा। खैर मैं इन 22 पॉइंटों पर डिस्कस करता हूं कि इन लोगों की मांगे कहां तक जायज हैं। मैं 2 चीजें आपको स्पष्ट कर दूं। कंपनी की तरफ से यहाँ पर 2 पार्टियां हैं। एक है RSMML जो कि राजस्थान सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है, उसको इस इलाके में खनन करने के अधिकार प्राप्त है। RSMML ने कंपनी को सब टेंडर कर रखा है, मतलब ठेके को सब टेंडर कर रखा है मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि कर्नल सोनाराम चौधरी जी के रिश्तेदार हैं या उनके परिवार के हैं, लालजी चौधरी, उनके स्वामित्व की कंपनी है। उनके बेटे या भतीजे मनोहर चौधरी जी डायरेक्टर हैं। एक बात तो पार्टी एक RSMML और दूसरी पार्टी मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी और तीसरी है मजदूरों की पार्टी। ये 3 पार्टियां हैं। अब आप इसको सिलसिलेवार ढंग से समझिए। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो RSMML से कनेक्ट करते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी से कनेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर इन दोनों चीजों को हौच-खौच कर रहे हैं कि जो सवाल RSMML से पूछा जाना चाहिए वो मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी से पूछा जा रहा है और जो सवाल मोनगढ़ RSMML से रिलेटेड है ही नहीं वो उससे पूछा जा रहा है।
तो मैं बारी बारी से प्रयास करूंगा कि एक एक चीजों को अपन सुलझे हुए ढंग से समझें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 1, माइंस में कार्यरत मजदूरों से श्रम कानूनों में निर्धारित 8 घंटे की समय सीमा से अधिक लगभग 12 घंटे कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इनका कहना है कि जो काम के जो मिनिमम घंटे हैं उनसे अधिक काम करवाया जा रहा है। 8 घंटे काम करवाए 12 घंटे काम करवाया जा रहा है और 8 घंटे की तनख्वाह दी जा रही है। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगा? इसका वेरिफिकेशन ऐसे संभव है कि कंपनी जो पेमेंट देती है उस पेमेंट शीट को पब्लिक डोमेन में लेकर के आए कि भाई फला नाम के व्यक्ति ने, घनश्याम नाम के व्यक्ति ने 12 घंटे काम किया, हमने उसको 8 घंटे का जेन्युइन पेमेंट, 4 घंटे का ओवर टाइम किया। फला नाम के व्यक्ति ने 6 घंटे काम किया, उसका 6 घंटे हमने वोट किया। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अभी कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया, तो यहाँ पेज फंसा हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माइंस में कार्यरत हाई स्किल वाहन चालक एवं हेवी व्हीकल ऑपरेटरों को उनकी योग्यता एवं कार्य के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा। सभी मजदूरों को उनके कार्य एवं कौशल के अनुसार उचित वेतन प्रदान नहीं किया जावे। आज सुबह की एक मैं फोटो देख रहा था, दिनेश बोहरा ने एक फोटो की थी कि केरल में चल रहे आंदोलन का असर दिखने लगा है। कंपनी के द्वारा पेमेंट का जो चार्ट है कि किस लेबर को कितना पेमेंट दिया जाएगा, स्किल्ड को 369 है, उदाहरण दे रहा हूं, अमाउंट नहीं बता रहा, स्किल्ड को 369 है, हाई स्किल्ड को 412 है, ऐसे ऐसे करके एक चार्ट अब सार्वजनिक किया गया है। इससे पहले वो चार्ट सार्वजनिक नहीं था। तो इस पॉइंट पर डिस्कस किया जाना चाहिए, कंपनी को आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मजदूरों की तरफ से इसमें एक पॉइंट है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, मान के चलिए कि जेसीबी चलाने के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए या बड़ी मशीन चलाने के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के पास वो लाइसेंस नहीं है फिर भी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ये कहते हैं कि उनको काम दिया जाए, तो ये आपस में बातचीत का विषय है। सुरक्षा मानकों से समझौता करके किसी को भी काम नहीं दिया चाहिए, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन इस पर बातचीत करके आप समझौता निकालें, निष्कर्ष निकालें। तीसरा, जिन किसानों को भूमि आज दिन तक विधिवत अबाप्त नहीं की गई है, उनकी भूमि को डंपिंग यार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह पूर्णतः मनमाना और न्यायपूर्ण कार्य है। पहली बात तो ये पॉइंट आरएसएमएमएल से कनेक्टेड है जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये लीज 1 या 2-3 साल में मिली है। उससे पहले आरएसएमएमएल डायरेक्ट पार्टी है, तो उसका भूमि अबाप्तीकरण का काम है आरएसएमएमएल द्वारा किया गया है। तो इसमें मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई रोल नहीं इस वाले पॉइंट में। आरएसएमएमएल इसमें जवाबदेही तय करे, कितनी जमीन किसानों की अबाप्त की गई, उनको कितना मुआवजा दिया गया और मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। और जिन लोगों की भूमि नहीं ली, मान के चलिए कि खसरा नंबर 1314 आपके उसमें आ रहा है, लीज में आ रहा है, उसके पास का खसरा लीज में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी डस्ट, उसका कचरा उसमें डाल रहे हो, एज ए डंप यार्ड उसको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर गलत है। किसान को उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी जमीन खरीदी जाए, मुआवजा दिया जाए, या पर मंथ पर ईयर का जो भी कॉम्पोजिशन उसको तय किया जाए। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, माइंस में 24 घंटे खनन कार्य संचालित होने के बावजूद रात्रिकालीन हेतु पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जबकि प्रकाश व्यवस्था के नाम पर भुगतान किया जा चुका है। ये सुरक्षा मेजरमेंट से जुड़ा मामला है। हर जो बड़ी कंपनी काम करती है उसकी सेफ्टी की अपनी एक ऑडिट होती है कि सेफ्टी के किन किन पॉइंट्स को वो लोग फॉलो करते हैं, कि कैप उन लोगों के सिर पे है कि नहीं, अगर कोई पत्थर ऊपर से पड़ जाए उनको जो इमरजेंसी जैकेट वगैरह दी जाती है वो है कि नहीं, उनको खनन में काम करते हैं तो यहाँ तक के चमड़े के शूज आते हैं वो है कि नहीं, पर्याप्त उपकरण, रात में काम कर रहे हैं तो उनके सिर पे जो टॉर्च लगी होती है वो है कि नहीं। तो ये सेफ्टी की प्रॉपरली ऑडिट हो, उसके बाद ये तय किया जाए अगर उनके पास उपकरण नहीं है तो पर्याप्त उपकरण उपलब्ध करवाए जाए। क्योंकि साहब यहाँ पे कोई 50-60 लाख के पैकेज में मजदूर काम नहीं करते हैं, 12, 15, 20, 25 हजार रुपए की सैलरी वाले मजदूर हैं, उनकी जान पर अगर बात बनाएगी तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी। तो किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ ना करते हुए सेफ्टी मेजरमेंट पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किए जाए। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 5, माइंस क्षेत्र में पौधारोपण के नाम पर व्यापक स्तर पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया गया है। अतः इस संबंध में वर्ष 1995 से आज दिनांक तक किए गए पौधारोपण के संबंध में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। ये आरएसएमएमएल का मामला है, क्योंकि शुरुआत में से कंपनी ने वही डील कर रही है पौधारोपण को, तो इसकी ऑडिट की जाए। कितना फंड पौधारोपण के नाम पर अलॉट किया गया, कितने पौधों का कंपनी का दावा है, फिजिकल चेक कर लो ग्राउंड पे जाके कितने पौधे लगे हैं, दैट्स इट, क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी उसका उचित पर्याप्त इंतजाम करे। अगला है, नियमानुसार माइंस क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग अथवा तारबंदी होना आवश्यक है। बिल्कुल वाजिब सी बात है, ये सुनिश्चित करें जो भी ऑथराइज है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। पशुधन एवं आमजन को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। भाई ग्रामीण इलाका है, बाड़मेर जैसलमेर, तो पशुधन पे चलता है, आप सबको पता है कि अगर किसी की गाय बढ़ गई माइंस में या किसी की बकरी चली गई तो उस किसान को तो नुकसान होना तय है। अगला फंड है, कंपनी के सीएसआर फंड का उपयोग जनहित एवं सार्वजनिक हित में प्रभावी रूप से नहीं किया जा रहा।
CSR फंड को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं प्रभावित गांवों की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग में लिया जाए। ये जो पॉइंट है RSMML कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी इस बात की इस जानकारी को सार्वजनिक करे कि वर्ष 1995 से लेकर के या जब से भी कंपनी को लीज हुई है तब से लेकर के कितना CSR का फंड अब तक कंपनी ने को मतलब 2% का मेरे ख्याल से क्राइटेरिया रहता है कि आपके टोटल टर्नओवर का 2% आपको CSR में देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी अपने इस डेटा को सार्वजनिक करे कि कितना CSR फंड उन्होंने कहां खर्च किया, किस गांव में उन्होंने नालियां बनवाई, किस गांव के अस्पताल में खर्चा किया, कहां स्कूल में पंखे दिए, कहां फर्श बिछाए, जो भी है उन्होंने किया है उसको जानकारी स्पष्ट किया जाए। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना पब्लिक डोमेन में दिया और कितना आपने किसी NGO को या फर्जी जगह पैसा दे दिया। तो इस पर RSMML कंपनी अपना डेटा पब्लिश करे, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगला पॉइंट है, माइंस में कार्यरत मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए, साथ ही उन्हें ID कार्ड, BTC, पे स्लिप जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ये मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ये और भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, या मजदूरों का ऐसा कहना है कि वो लोग उनको पेमेंट देते हैं, वो बहुत ही स्कैडर्ड तरीके से उनका कामकाज है, बहुत छितराया हुआ कामकाज है। कैश में पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन किया है तो उसको कोई पेमेंट स्लिप नहीं है, कोई ब्यौरा कंपनी के पास नहीं है कि फला आदमी को इतना पेमेंट दिया जा रहा है, इतने घंटे का, फला आदमी हमारे यहाँ काम करता है, इसका आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो इस काम को मोनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थित किया जाए और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसको किया जाए, जिससे जानकारी मांगने पर ऑथराइज व्यक्ति को जानकारी भी उपलब्ध की जा सके। जो कि अब पेज फंसा हुआ है, अगर इनके पास जानकारी होती तो ये तुरंत डेटा पब्लिश करके अपने हिस्से का पक्ष रख सकते थे। पॉइंट नंबर 9, खनन प्रक्रिया में प्रभावित गांव के आमजन एवं मजदूरों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा, जबकि अबली को स्वास्थ्य परीक्षण दर्शाया जा रहा है, अतः प्रभावित ग्रामीणों एवं मजदूरों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किए जाए। माइनिंग एरिया में सिलिकोसिस जैसी बीमारियों की दिक्कत होती है, ये तो कोयले की माइंस है, यहाँ पे और तरह की बीमारियों की दिक्कत है, तो कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के लोग सुनिश्चित करें कि वहां पर रेगुलर कैंप लगें और लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाए। जो मजदूर लंबे समय से धरने पर बैठे उन्हें मासिक वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। ये ऐसा पॉइंट है जिस पर पेज फंसा हुआ है। कंपनी का कहना है कि जो लोग 40 दिन काम ही नहीं किया, जिन लोगों ने 38 दिन, 40 दिन, 45 दिन, उनको हम पेमेंट किस बात का दें। मजदूरों का कहना है कि अब धरने पे किस वजह से बैठे, कंपनी की वजह से, अब पेमेंट कौन देगा, कंपनी। तो इस पॉइंट को लेकर के रार अटकी हुई है। तो दोनों पक्ष शांति और बिना किसी सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के बैठे हैं फर्श पर और इस बात का समाधान निकालने का प्रयास करें। भाई कुछ बीच का रास्ता निकालने की 20 दिन का दे देंगे, मजदूर भी थोड़ा कंप्रोमाइज करें, थोड़ा ठेकेदार भी बड़ा दिल दिखाए, तो इस पॉइंट पर बातचीत करके सहमति से हल निकाला जा सकता है। 11वां पॉइंट है, माइंस में रोजगार प्रदान करने तो स्थानीय भाव को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, कोई भी साहब कंपनी धंधा करती है, ठेकेदार धंधा करता है, तो वो अपनी कॉस्ट कटिंग का प्रयास करता ही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से राजस्थान की कंपेयर में लेबर सस्ती आती है, तो वो लोग वहां का प्रयास करते हैं, लेकिन एक फिक्स क्राइटेरिया होगी, कम से कम 40%, 50%, 30% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने वहां जमीनें दी हैं, स्थानीय लोगों का एटमोस्फेयर खराब हो रहा है, स्थानीय लोगों को बहुत सारे त्याग करने पड़े हैं, तब जाकर के आपकी माइंस चल रही है। तो कॉस्ट कटिंग बिजनेस के हिसाब से एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग आपकी रोजगार में प्राथमिकता में होने चाहिए। इसका एक बैठ करके सपोस्टिकेटेड एग्रीमेंट कर लीजिए कि हम 40% को देंगे, 50% को देंगे, जो भी है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, प्रदेश सरकार द्वारा माइन संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों को कंपनी एवं ठेकेदार द्वारा पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा, तो मॉनिटरिंग करे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इस चीज की। राजस्व ग्राम थूबली में अबाप्त की गई परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा प्रदान नहीं किया गया, अतः बकाया मुआवजा राशि संबंधित काश्तकारों को प्रदान की जाए, इस पर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करे। राजस्व ग्राम थूबली में लगभग 40 घर आबादी भूमि के समीप बसे हुए, उक्त भूमि RSMML द्वारा अबाप्त की गई है, उक्त भूमि को अबाप्ति से मुक्त किया जाए। ये थोड़ा पॉइंट व्यवहारिक कम है कि अबाप्तीकरण हो गया है, उसके बाद में कंपनी लैंड वापस करे, तो ये थोड़ा सा एक बार पुनर्विचार किया जाए इस पॉइंट पर। राजस्व द्वारा जारीला के खसरा संख्या 1334 में कंपनी द्वारा खनन कार्य बिना वापसी के किया गया है, उक्त खातेदारी भूमि का मुआवजा प्रभावित काश्तकारों को प्रदान किया जाए, बिल्कुल किया जाए साहब। राजस्व ग्राम जारीला के परंपरागत जल स्रोत की भूमि खसरा 1344, 1345 को RSMML द्वारा प्राप्त अबाप्त की भूमि को अबाप्ती से मुक्त करावे, मतलब अगर किसी ने लैंड एक्विजिशन हो गया है तो उसको लैंड को वापस किया जाए। पॉइंट नंबर 17, माइंस क्षेत्र में आमजन की आस्था एवं केंद्र आईनाथ माता का मंदिर है, वहां पर पास में परंपरागत जल स्रोतों का सुधार किया जाए, डंपिंग यार्ड हटाई जाए। CSR फंड का मामला है, कंपनी कुछ पैसा खर्च करे तो जो परंपरागत जल स्रोत है वो बच सकते हैं। आकली, थुम्बली, गिरल, जालीला में जहां कटान मार गए उनको वापस दुरुस्त किया जाए, ये बातचीत का विषय है। अगले 3 पॉइंट है, जालीला ग्राम आबादी क्षेत्र में खनन कार्य न्यूनतम 3-3.5 मीटर दूर किया जाए।
20वां पॉइंट है, जलीला गांव में अवैध खनन किया गया है, उसके संबंध में जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। 21वां पॉइंट है, थुम्बली से गिरल के मध्य डामर सड़क का निर्माण किया जावे। कंपनी को भी काम करने में सहूलियत होगी। जहां तक खनन कार्य पूर्ण हो चुका है, उस क्षेत्र की बैक फिलिंग अथवा भराई कार्य कराई जावे तथा उस जगह पर पौधारोपण कराया जावे। जाहिर सी बात है, आपने अगर 20 फीट 30 फीट के गहरे आपने खोद दिए हैं, उसके बाद में वहां खनन की गुंजाइश नहीं है, तो उनको रिफिल करवा के मिट्टी से वहां पे दोबारा पौधारोपण करवाया जा सकता है। ये रविंदर सिंह भाटी के 22 सूत्रीय मांगों का पत्र था। अब इसमें बात का जो 3-4 पॉइंटों को लेकर के बात अटकी हुई है, कहीं तो एक तो वो मजदूरों को बिना काम करने के पैसे को देकर के बात अटकी हुई है कि हमने 40 दिन धरना दिया है, 40 दिन का पेमेंट हमको दे। कंपनी उस चीज को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन मेरा सवाल दोनों ही पक्षों से ये है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी। वो छोटे छोटे पॉइंट थे, वो नॉमिनल से पॉइंट थे। अगर कंपनी या ठेकेदार खुला दिल दिखाते, बैठ करके बात करते, तो बात समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मजदूरों को 40 दिन तक धरने पे बैठना पड़ा, विधायक को स्वयं आना पड़ा, और विधायक इतने हतोत्साहित हो गए, इतने मजबूर हो गए कि उनको स्वयं पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। तब जाकर के सरकार कहीं चेती है, कंपनियां कहीं चेती हैं, और बातचीत के मसौदे पर पटरी पर मामला आगे बढ़ने लगा है। मेरा एक सीधा और स्पष्ट सवाल शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी से भी है कि आप पिछले 5-6 महीने में देखा गया है कि आपने अलग अलग जगह पर कंपनियों के खिलाफ धरने दिए हैं और कंपनी से मजदूरों की, आम लोगों की मांग मनवाने की कोशिश की है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए ये जो धरना कल्चर है, क्या एक स्वस्थ परंपरा है? क्या हम इस तरह से बाहर से आने वाली कंपनियों को कई बार मुद्दे आपके जेन्युइन होते हैं, कई बार अननेसेसरी भी होते हैं, जो भी है वो अलग विषय है। लेकिन क्या ये धरना कल्चर हमारी एक औद्योगिक डेवलपमेंट जो हमारा धीरे धीरे हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, सोलर की कंपनी आ रही है, विंड की कंपनी आ रही है, माइनिंग हमारे इलाके में खूब होती है, तो ये जो औद्योगिक विकास धीरे धीरे जो हो रहा है, उसके लिए ये धरना कल्चर है, क्या एक स्वस्थ परंपरा है? इस बात का जवाब मैं लॉजिक के साथ शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी से अपेक्षित करता हूं। अगर वो खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्थाओं में और स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं, तो तर्क संगत मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।